जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाले हैं एनडीए के ज्योग्राफी के अंदर टॉप 25 पीवाईक्यूज, जिससे आपको लास्ट मिनट तैयारी में काफ़ी हेल्प करेंगे, बूस्टअप करेंगे आपकी प्रिपरेशन को। होप आपने अच्छी खासी तैयारी कर रखी होगी, ये उसमें और आपका एडिशन ही होगा, ये आपको और फायदा करेंगे एग्जाम से पहले रिविजन को लेके। तो अभी हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक से कुछ अलग अलग पीवाईक्यूज उठा रखे हैं, तो आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स भी इसी में ही कवर भी हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ ग्रुप डिस्कशन ऑन शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ 3 स्टूडेंट्स स्टेटेड दैट फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट 1, स्टूडेंट 1, द शेप ऑफ द अर्थ इज बेसिकली एन ऑब्लेट फॉर अ स्फेरॉइड। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है हमें पता है, ये करेक्ट है। हमें पता है अर्थ हमारा परफेक्ट स्फेयर नहीं है, एक ऑब्लेट स्फेरॉइड है, जिसको हम देखते हैं हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। तो स्टेटमेंट 2, स्टूडेंट 2 कह रहा है द पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज मोर देन द इक्वेटोरियल डायमीटर। तो अगर हम पोलर डायमीटर देखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये होगा हमारा पोलर डायमीटर और ये होगा हमारा इक्वेटोरियल डायमीटर। तो यहाँ देख के हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे इक्वेटोरियल डायमीटर ज्यादा बड़ा होता है और पोलर डायमीटर कम होगा कंपैरिजन में। तो हमारा स्टूडेंट 2 की जो स्टेटमेंट होगी वो गलत हो जाएगी। फिर स्टूडेंट 3 क्या कह रहा है, बल्ज अलोंग द इक्वेटोरियल रीजन इज ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो ये हमें पता है कि जो हमारा ये जो बल्ज क्रिएट हो रहा है आपको इक्वेटर के आसपास, ये हमारा रेवोल्यूशन की वजह से नहीं, अर्थ के अपने एक्सिस पे रोटेशन के कारण होता है। तो इस वजह से हमारा स्टूडेंट 3 का जो स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो हमें पहले ये भी देखना होता है कि वो करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट। तो यहाँ पे लिखा है विच अमंग द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो इसमें लिखा है ए, स्टूडेंट 1 करेक्ट ओनली, जो कि सही आंसर है। तो हमारा ए आंसर होगा। बाकी सारे आंसर में स्टूडेंट 1 एंड 2 हमें पता है 2 और 3 दोनों ने गलत स्टेटमेंट दी है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए ओनली। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये आता है हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस के कॉम्पोजिशन को लेके, कि हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस का क्या कॉम्पोजिशन है, कौन सी गैस किस मात्रा में है, कौन सी ज्यादा है, कौन सी कम है। तो अगर आपको पता है तो ये आपके लिए बहुत आसान सवाल होगा। तो हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच द गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर डिसअपियर एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे हमें पता है कि किस किस गैस की क्या क्या मात्रा हो सकती है। तो अगर हम देखते हैं तो मात्रा में सबसे ज्यादा हमें पता है कि कौन सा होता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, उसके बाद हमारा ऑक्सीजन, उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी आंसर होगा, यही बिल्कुल बता रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। हमें पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो हमारे अर्थ को वार्म कर देती हैं, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती हैं और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को वार्म कर देती हैं। तो ये पूछ रहा है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो पहला ऑप्शन देख के कि वाटर वेपर तो गैस नहीं है, लेकिन ये पूछा है ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो जो हमारी वाटर वेपर है वो भी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का काम करती है, क्योंकि वो भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और यहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर को वार्म करती है। और सबसे ज्यादा अबंडेंट हमारी ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करें तो वो हमारी वाटर वेपर ही होती है। तो इसमें जो ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है वो है हमारी ऑक्सीजन। हमें पता है CO2 भी हमारी ग्रीन हाउस गैस होती है और मीथेन भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती है। तो ये बच्चों ध्यान रखना है आपने। अब हमारा अगला क्वेश्चन, ये है हमारा मैप और क्लाइमेट को मर्ज करके, दो थीम्स को मर्ज करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज मानसून क्लाइमेट इज फाउंड। अब जनरली लोगों को लगता है कि मानसून सिर्फ इंडिया में आता है, लेकिन मानसून जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन दुनिया में कई जगह बनती है। अमेरिका में भी बनती है, साउथ अमेरिका में भी बनती है, और भी हमारे अफ्रीका के अंदर भी, ऑस्ट्रेलिया में भी अलग अलग जगहों पे हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी जगहों पे। तो अगर आपको पता है तो इसका जो आंसर होगा वो है हमारा साउथ ईस्ट ऑफ USA। अब ये यहाँ पे ये कौन सा रीजन है, ये फ्लोरिडा वाला रीजन है, जहाँ पे आपको मायामी या गल्फ ऑफ हमारा मेक्सिको जहाँ देखने को मिलता है, वहां पे हमें देखने को मिलता है मानसून टाइप का क्लाइमेट। इसके अलावा जो ब्राजील का सदर्न एरिया है, सदर्न ब्राजील में हमें देखने को मिलता है, या उसके अलावा नदर्न ऑस्ट्रेलिया में
हमारे साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, इन जगहों पे आपको मानसून क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो ये आप देखना, ये ऐसी चीजें काफी बार पूछ ली जाती है, इसमें दो चीजों को मर्ज कर लिया जाता है, तो इसलिए आपके लिए यहाँ पे मैप भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही में ये क्लाइमेट का टॉपिक भी, तो ये दोनों को छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है। तो ये तो बहुत इजी सा सवाल है, ये हमें जनरल नॉलेज में भी पता होना चाहिए कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा हमें ट्रॉपिकल एरियाज में ही देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें जो एक रिक्वायर्ड होती हैं सस्टेन करने के लिए, डाइवर्सिटी के लिए, वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ अच्छी खासी मात्रा में पानी देखने को मिल जाता है, अच्छी खासी मात्रा में सनलाइट भी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर भी नहीं देखने को मिलता, जहाँ पे एक सर्वाइवल के लिए आप स्पीशीज भी सर्वाइव कर पाएंगे, चाहे वो फ्लोरा हो या फौना हो, तो वो भी हमें यहीं देखने को मिलती है। इसलिए बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा हमें इसी ट्रॉपिकल एरिया देखने को मिलेगी। पोल्स पे तो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ टूंड्रा क्लाइमेट की, ये पोल्स की बात करते हैं, ये पोलर क्लाइमेट या आइस वाला क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सट्रीम हो जाएगा, यहाँ पे आपको इतनी बायोडाइवर्सिटी इतनी अबंडेंट नहीं मिलेगी, सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया से मिली जाती है। तो अगर आपको ऐसे कभी पूछ लिया जाए कि किस कोई जगह का भी नाम देके पूछ लिया जाए, तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा अगर वर्ल्ड में देखी जाए तो यहाँ पे अमेजोन के बेसिन या अमेजोन फॉरेस्ट देखी जाती है, क्योंकि पूरा ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। ये आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ बात हो रही है क्लाउड्स की। अब तो क्लाउड्स पे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लाउड्स आर करेक्ट। क्लाउड्स के बारे में पूछ रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दिया, बताओ कौन सी सही है। तो जरा एक एक करके चेक करते हैं। क्लाउड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल्टीट्यूड एंड देयर फॉर्म। तो ये हमें पता है कि क्लाउड्स इन्हीं दो आधार पे हमें क्लासिफाई करने को देखने को मिलते हैं। इनका क्लासिफिकेशन बेसिकली इन दो चीजों को लेकर ही होता है। पहला, उनकी जमीन से लेकर सी लेवल से हाइट कितनी है, कि वो 2 किलोमीटर ऊपर तक के हैं या 2 से 6 किलोमीटर तक ऊपर के हैं या 6 से ज्यादा ऊपर हैं। तो इसीलिए हम उनको हाई क्लाउड्स, मिड क्लाउड्स और लो ऑल्टीट्यूड क्लाउड्स में ऐसे क्लासिफाई करते हैं। और दूसरा, उनकी अलग अलग टाइप की फॉर्मेशन होती है। कोई एकदम फेदरी अपीयरेंस होता है, किसी की ब्लैंकेट जैसी अपीयरेंस होती है, कोई हमारा पफी अपीयरेंस देता है। तो ये दोनों चीजें होती है जिसके बेसिस पे हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। दूसरा, ये बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू ऑल्टीट्यूड दे आर क्लासिफाइड एज हाई, मिडल एंड लो क्लाउड्स। अभी ही मैंने बताया कि हमें हाइट के हिसाब से ही हाई, मिडल और लो क्लाउड देखने को मिलते हैं। अब अगला यहाँ पे बोल रहा है स्ट्रैटस, निम्बोस्ट्रैटस एंड स्ट्रेटोक्यूमुलस आर हाई क्लाउड्स। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये तीनों ही लो क्लाउड्स हैं। ये जितने भी हैं, स्ट्रैटस हो, निम्बोस्ट्रैटस हो, स्ट्रेटोक्यूमुलस हो, ये तीनों लो क्लाउड्स है। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हमारा आंसर बी होगा 1 एंड 2। तो हाई क्लाउड्स में ये बात जरूर ध्यान रखना, जिन क्लाउड्स के आगे सिरस लगता है, ठीक है, जिन भी क्लाउड्स के नाम के आगे सिरस लग जाता है, या अगर सिर्फ सिरस क्लाउड्स के बारे में पूछा जाता है, तो वही हमारे सिर्फ हाई क्लाउड्स माने जाते हैं। ठीक है, और बाकी रही बात मिड क्लाउड्स की, तो जिन क्लाउड्स के नाम के आगे ऑल्टो लग जाए, जैसे ऑल्टो स्ट्रेटस, ऑल्टो क्यूमुलस, वो हमारे मिडिल क्लाउड्स हो जाते हैं। और बाकी सारे हमारे लो ऑल्टीट्यूड क्लाउड्स होते हैं, चाहे वो स्ट्रेटस हो, निम्बस स्ट्रेटस हो या स्ट्रेटोक्यूमुलस की बात कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा वही क्वेश्चन से रिलेट हो गया, अभी जो मैंने बताया था उसी के आधार पे आप ये भी कर पाओगे। तो यहाँ पे बात करें सिरस, ये हमारा हाई क्लाउड है, सिरोक्यूमुलस ये भी हाई क्लाउड है, ऑल्टो का मतलब मिडिल क्लाउड है, और बाकी ये तो हमारा लो क्लाउड ही होगा। पूछा क्या है, लो क्लाउड, तो इसका आंसर होगा डी, ये हमारा निम्बोस्ट्रैटस ही है जो हमारे लो क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ बात आ जाती है साइक्लोन्स की और एंटी साइक्लोन्स को लेके। ये कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है आपको। तो हम बात करते हैं साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स की। तो ये क्या बोल रहा है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन्स रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंड एंटी साइक्लोन्स रोटेट क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही है, हमें पता है कि जो साइक्लोन्स होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमते हैं, और वही एंटी क्लॉकवाइज। इसका बिल्कुल
रिवर्स हो जाता है। तो अगर हमारे साइक्लोन्स नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज हो जाएंगे। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगला, साइक्लोन्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद क्लाउडी और रेनी वेदर वेयर एज एंटी साइक्लोन्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद फेयर वेदर। बिल्कुल सही है, हमें पता है जो साइक्लोन्स हमारे बनते हैं वो काफी सारे क्लाउड्स भी फॉर्म करते हैं और उसी के साथ एक टाइप की हमारी रेन भी होती है जिसको हम पता है साइक्लोनिक रेनफॉल भी कहते हैं, जो साइक्लोन्स की वजह से डेवलप होती है। तो वो साइक्लोन कुछ ऐसी कंडीशन बनाता है जहाँ पे जब ये साइक्लोन बन रहा होता है, जो हमारा चक्रवात हमें ऐसा देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जब वो इवेपोरेट होता है पानी, और ये हमारे जो साइक्लोन्स है वो हमारे सिर्फ वाटर बॉडी पे ही बन सकते हैं। तो वाटर बॉडी से जब पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, कंडेंस होता है, तो क्लाउड्स बनते हैं और उन क्लाउड्स में पानी भी होता है। ठीक है, तो वो जब बरसते हैं तो यानी कि वो साइक्लोन्स के साथ ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि कंडीशंस होती है ना साइक्लोन्स की, बीच में लो प्रेशर एरिया और बाहर की तरफ हाई प्रेशर एरिया। और हमें पता है हमारी हवाएं हाई टू लो चलती है, तो जब ऐसे ही चलती हैं और ये ऊपर की तरफ उठती हैं तो यहीं पे हमें क्लाउड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और भाई एंटी साइक्लोन बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है, हाई प्रेशर एरिया बीच में आ जाता है, लो प्रेशर बाहर हो जाता है और हाई टू लो हवा चलेगी तो कोई साइक्लोन नहीं बनता, बिल्कुल फेयर प्लीजेंट वेदर देखने को मिलता है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो यानी कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता और हमारा सी ऑप्शन नहीं हो सकता है, हमें बी और डी में से ही चेक करना है। अब अगला, इन द सदर्न हेमिस्फीयर द साइक्लोनिक स्पाइरल विल बी क्लॉकवाइज बिकॉज द कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स टू द लेफ्ट। अब अगर पता हो तो हमें पता है कि अगर हमारा साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होगा। बिल्कुल करेक्ट है। अगला, बिकॉज द कोरियोलिस फोर्स एक्ट इनटू द लेफ्ट, हमें पता है कि कोरियोलिस फोर्स, मैंने आपको बता रखा है कि हमारा ये क्या बात कर रहा है कि हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ एक्ट करता है। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी सही है और इसका आंसर 1, 2 एंड 3 ही होगा। अब आते हैं हम अगला। अब ये बता रहे हैं कि साइक्लोन्स के अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग रीजन्स में, उसको लेके कुछ यहाँ पे सवाल दे रखे हैं, तो जरा वो देखते हैं कि क्या क्या सवाल है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं हरिकेन्स, हरिकेन्स कहाँ पाया जाता है या किस जगह पे बोला जाता है। तो जो अमेरिका वाला रीजन है वही फ्लोरिडा वाला, गल्फ ऑफ मैक्सिको, या अगर हम कहें तो वेस्ट इंडीज वाला एरिया, वहां पे ये हरिकेन्स बोला जाता है। वहीं अगर हम वेस्टर्न अमेरिका की बात करें जो पैसिफिक ओशन से लगता है, वहां पे उनको टोर्नेडो बोला जा रहा है। तो यहाँ पे अमेरिका से हरिकेन्स को ही हम जोड़ेंगे तो ए का तो हमारा हो जाएगा 4, तो यानी कि बी नहीं हो सकता और हमारा डी नहीं हो सकता। फिर विली विलीस पता है हमें, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही करते हैं, तो बी का हमारा होगा 3, तो इसका आंसर ए ही होगा। फिर उसके अलावा टाइफून हमें पता है चाइना, और बचा बैगियो, ये हमारे फिलीपींस में बोले जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं और काफी रिसेंट क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब अगला एक और साइक्लोन्स के ऊपर ही क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैंने बताया हमारा ये जो साइक्लोन्स होता है, साइक्लोन के बारे में हमें कुछ बेसिक आपको पता ही होना चाहिए। अगर आपने पढ़ रखा है ज्योग्राफी तो ये बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। ऑल साइक्लोन्स डेवलप एन आई एट द सेंटर। बिल्कुल, साइक्लोन जो चक्रवात होता है वो हमें ऐसा देखने को मिलता है, तो ये बीच में होता है, ये उसकी आई होती है। आपको हर साइक्लोन देखने को मिलेगा, एंटी साइक्लोन में कभी देखने को नहीं मिलेगा, तो ये तो सही है। अगला, द टेम्परेचर इनसाइड द आई इज नियरली 10 डिग्री लेसर देन द सराउंडिंग। अब ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो बीच में होता है वो लो प्रेशर एरिया होता है, जो उसके सराउंडिंग में होता है वो हाई प्रेशर एरिया होता है। और हमें पता है लो प्रेशर एरिया वार्मर एरियाज में बनता है, क्योंकि वहां पे जो गर्म हवाएं होती है, गर्मी की वजह से गर्म हवाएं होती है वो ऊपर उड़ जाती हैं, इसीलिए वहां पे लो प्रेशर एरिया बनता है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो आई में ठंडा नहीं होगा बल्कि गर्म होगा बाहर के वातावरण से, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसका आंसर होगा हमारा 1 ओनली। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये बात कर रहा है, ये हमारा अर्थ के बारे में कुछ सवाल पूछ रहा है। ये बोल रहा है इफ द अर्थ एक्सिस वर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ऑर्बिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट हैव बीन हैपेंड। इसमें से क्या नहीं हो, अगर अर्थ की जो हमें पता है कि अर्थ के जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, वो स्ट्रेट नहीं है, हमें पता है वो ऐसे टिल्टेड है। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री टिल्टेड है। लेकिन अगर ये टिल्ट ना हो, अगर ये टिल्ट की जगह बिल्कुल ये स्ट्रेट हो जाए और ये हो जाए हमारी एक्सिस, तो ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं होगी?
तो इसको करने के लिए पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या होगी। तो अगर अर्थ की एक्सिस स्ट्रेट हो जाएगी तो नॉर्थ पोल विल ऑलवेज लाई इन डार्क। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर अर्थ स्ट्रेट हो जाएगी, क्योंकि इस कंडीशन से हमें देखने को मिलता है कि 6 महीने नॉर्थ पोल और 6 महीने साउथ पोल डार्क में रहता है। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सन, ये डायरेक्टली इसके सन रेज पड़ेंगे साउथ पोल पे भी और नॉर्थ पोल पे भी, तो बिल्कुल कोई डार्क में नहीं रहेगा, तो ये तो नहीं होगा। अब डेज एंड नाइट्स वुड बी इक्वल थ्रू आउट द ईयर, ये तो हो गई, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा तो हमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात देखने को मिलेगी। करेक्ट। अगला, नो चेंज ऑफ सीजन विल टेक प्लेस। बिल्कुल हमें पता है कि अर्थ के टिल्ट होने की वजह से ही हमें समर और विंटर देखने को मिलते हैं, इसीलिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब समर्स होते हैं, साउथ हेमिस्फीयर में विंटर हो जाते हैं, वो टिल्ट के कारण ही होता है, क्योंकि टिल्ट की वजह से कुछ समय के लिए नॉर्थ हेमिस्फीयर ज्यादा एक्सपोज हो जाता है और कुछ समय के लिए साउथ हेमिस्फीयर ज्यादा एक्सपोज होता है। तो ये भी नहीं होगा, अगर हमारा अर्थ की एक्सिस स्ट्रेट हो जाएगी तो सीजन चेंज देखने को नहीं मिलेंगे। अगला, द सन विल बी परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर। बिल्कुल करेक्ट, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है वुड नॉट हैव हैपेंड, तो नॉर्थ पोल वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो हमारा यही आंसर है, वो नॉट पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब ये बात कर रहा है हमारे अर्थक्वेक्स की, कि अर्थक्वेक्स के ऊपर क्या क्या चीजें पूछ ली जाती हैं, तो हम अर्थक्वेक्स को देखते हैं। Which of the following statements regarding earthquakes are correct? पहला, the point on Earth's surface directly above the focus is called epicenter of the earthquake। तो ये जो पॉइंट है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है जैसे ये हमारा अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसको हम फोकस बोलते हैं, या सीस्मिक फोकस बोल लो, या फिर हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। तो एग्जैक्टली इसके जो परपेंडिकुलर जाके जो यहाँ पॉइंट होता है उसी को हम एपीसेंटर बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। उसके बाद अर्थक्वेक जनरेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थ फोकस। हमें पता है कि अर्थक्वेक पी वेव्स और एस वेव रिलीज करता है, जो कि फोकस से दूसरी की तरफ जाती हैं। अगर यहाँ से रिलीज हो रही है तो ये ऐसे दूसरी तरफ चारों साइड हमें जाती हुई देखने को मिल जाती हैं, ऐसे रिपल्स फॉर्मेट में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला, डीप फोकस अर्थक्वेक आर लाइकली टू कॉज मोर डैमेज देन शैलो अर्थक्वेक। अब ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारा सरफेस, अब जो हमारे शैलो फोकस अर्थक्वेक होते हैं उनका फोकस जो होता है सरफेस के काफी पास होता है, यानी कि 0 से 70 किलोमीटर के बीच में होता है। वहीं जो डीप फोकस अर्थक्वेक होते हैं वो 700 से नीचे 700 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर होते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं ये 700 किलोमीटर पे है, तो अगर यहाँ से वेव्स जनरेट होंगी तो ऐसा हो सकता है कि वो सरफेस तक भी ना पहुंचे, वो यहीं पे आके एब्जॉर्ब हो जाए। बजाय कि शैलो फोकस अर्थक्वेक ये बहुत हाई चांस होते हैं कि सरफेस तक पहुंचेंगे और ज्यादा डैमेज भी यही करती हैं, और सबसे ज्यादा ऑकरेंस भी हमें शैलो फोकस अर्थक्वेक ही देखने को मिलती है। तो इसीलिए हमारा स्टेटमेंट गलत होगा और इसका आंसर होगा बी 1 एंड 2 ओनली। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पूछ रहा है डोल्ड्रम्स क्या होते हैं। बता रखा है मैंने, डोल्ड्रम्स हमारे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे देखने को चलते हैं, जहाँ पे कोई हवा नहीं चलती और वहाँ पे उदासी वाला माहौल बनता है। पहले बना करता था, क्योंकि वहाँ पे लोगों को पहले मशीन्स वाली शिप्स नहीं होती थी, उनको हाथ से चप्पू चलाने पड़ जाते थे, क्योंकि हवा नहीं चलती थी और पहले हवा के कारण शिप चला करती थी। तो इसलिए हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है, डोल्ड्रम्स को बोला जाता है। अब अगला, ज्योग्राफिकल ग्रिड, ये तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है। हमें पता है जो लेटा है वो लैटिट्यूड और बाकी उसका जो दूसरा जो खड़ा है वो लॉन्गिट्यूड। अब बात कर रहा है द लाइन रन्स ईस्ट टू वेस्ट अराउंड द ग्लोब। ये हमारा ग्लोब, ये ईस्ट टू वेस्ट चल रही है, तो हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। तो ये लेटा हुआ है तो लैटिट्यूड करेक्ट है। लाइन्स दैट रन नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इंडिकेट लॉन्गिट्यूड। ये खड़ा है तो लॉन्गिट्यूड, ये भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, बोथ 1 एंड 2। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये जरूर याद रखना है। इंटरनेशनल डेट लाइन भी करवा रखा है मैंने, बिल्कुल देख लेना कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमें पता है इंटरनेशनल डेट लाइन से पूरे 24 घंटे का फर्क आ जाता है। हम एक दिन आगे एक दिन पीछे हो जाते हैं अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करते हैं।
अब ये पूछ रहा है इफ यू आर फ्लाइंग ईस्ट अक्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन, तो पहले ये तो ऑप्शन ही हटा दो, इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस होगी तो 12 घंटे का नहीं 24 घंटे का फर्क आता है। अब पूछा क्या है कि अब बताना क्या है कि गेन हो रहे हैं लूज कर रहे हैं हम, 1 घंटा एक दिन पहले जा रहे हैं एक दिन बाद में पहुंच जाएंगे। अब ये पूछ रहा है कि फ्लाइंग ईस्ट, तो अगर हम मान लेते हैं ये है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन के इस तरफ हमारा जापान, नीचे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका। तो ये बोल रहा है फ्लाइंग ईस्ट, तो यहाँ से अगर हम ईस्ट की साइड जाते हैं तो ये हम ईस्ट की साइड जा रहे हैं, तो हमें पता है जापान से दिन की शुरुआत होती है, लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है। तो ये एक दिन जापान हमेशा एक दिन आगे होता है अमेरिका से, तो अगर हम जापान से अमेरिका की तरफ जाएंगे तो एक दिन पीछे की तरफ चले जाएंगे, तो यहाँ पे हम लूज कर जाएंगे, यू विल लूज 24 आवर्स। तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप वर्ल्ड मैप्स करके आपको वर्ल्ड मैप्स आते हो। ऐसे तो इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, इसको डिफिकल्टी लेवल में कोई मुश्किल नहीं जाना जाता। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, विच द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड वाटर बॉडी, इनमें से कौन सी बॉडी है जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है। तो अब देखते हैं, मेडिटेरेनियन सी बिल्कुल भी नहीं, मेडिटेरेनियन सी से तो ट्रेड होता है, हमारे अलग अलग स्ट्रेट से एंट्री होती है, मेडिटेरेनियन सी बिल्कुल खुला हुआ है हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की तरफ, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर अगला हमारा ब्लैक सी, नहीं, क्योंकि ब्लैक सी ही मेडिटेरेनियन सी में जाके खुलता है और मेडिटेरेनियन सी ही हमारी अटलांटिक ओशियन में खुलती है। अगला रेड सी, बिल्कुल भी नहीं, रेड सी हमारी अरेबियन ओशियन में जाके खुलती है, तो वो भी लैंड लॉक नहीं है। तो जो लैंड लॉक्ड है हमारी कैस्पियन सी ही है। ठीक है, जो हम जहाँ पे हमारी ये ब्लैक सी आती है उसी के राइट में ही आपको यहाँ पे कैस्पियन सी देखने को मिलेगी, जिससे आपको देखने को मिलेगा रशिया, ईरान और अजरबैजान, ऐसी कई सारी कंट्रियां उससे लगती हुई मिलेंगी आपको। तो यहाँ पे कैस्पियन सी हमारी लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी है। अब हम आगे देखते हैं, ये हैं कुछ करंट्स, ओशियन करंट्स भी करवा रखे हैं, बता रखे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट करंट्स हैं वो याद रखना, उन करंट्स में क्या क्या क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर हम देखें, ये हमारा जो पेरू की कोस्ट पे या साउथ अमेरिका में पेरू कंट्री उसकी कोस्ट पे, तो यहाँ पे पेरुवियन करंट है, इसको हम बोल्ट करंट भी बोला जाता है। तो ए का तो हमारा होगा 2, तो ए का 2 कहाँ पे है, बी में नहीं है, बी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी में नहीं है, डी मतलब सी में नहीं है, सी नहीं हो सकता, यानी कि ए डी में ही हो सकता है। अगला ये है हमारा, अगर हम बात करें ये कौन सा है, वेनेजुएला करंट की बात कर रहे हैं, तो बी होगा हमारा 3, तो B3 कहाँ पे हमारा डी पे, तो यही होगा हमारा आंसर। करंट्स मैंने बता रखे हैं, कुछ ही करंट्स याद करने हैं, सारे नहीं याद करने। मेजरली आपको क्वेश्चन भी मिलेगा तो उन्हीं में से मिलेगा, हो सकता है वो एक आध करंट ऐसा डाल दे जो आपको शायद ना पता हो, लेकिन 3 भी अगर आपको पता होंगे तो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बल यहाँ तो 2 भी पता हो तो भी हो जाते, चारों पता होने की तो जरूरत भी नहीं थी। अब उनमें से कौन सा करंट वार्म है, कौन सा करंट कोल्ड है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना कि कौन सा वार्म होता है, कोल्ड, ये भी मैंने बता रखा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कोल्ड नहीं है, यानी कि इनडायरेक्टली वार्म करंट पूछ रहा है। तो हमें पता है कि कौन कौन से कोल्ड करंट है, पेरू हमारा कोल्ड करंट है, वेनेजुएला करंट हमारा कोल्ड करंट है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट ये भी हमारा कोल्ड करंट है, क्योंकि इन तीनों करंट से ही हमारे लैंड एरियाज पे डेजर्ट बनते हैं। एक सिर्फ हमारा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ही है जो कि हमारा वार्म करंट है। ठीक है, अब ये हमारा अगला क्वेश्चन, ये क्या पूछ रहा है, इफ यू वांट टू ऑब्जर्व मोरेन्स, एस्कर्स एंड आउटवाश प्लेस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी यू मे हैव टू विजिट। अब ये क्या पूछ रहा है, मोरेन्स, एस्कर ये कहाँ पाए जाते हैं। अब ये मोरेन्स और एस्कर्स ये जब ग्लेशियर्स इरोजन करते हैं ना, तो वहां पे हमें मिलते हैं ये मोरेन्स और एस्कर्स। तो इंडिया में ग्लेशियर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, अंडमान निकोबार में बिल्कुल नहीं, ट्रॉपिकल रेनफॉल देखने को मिलेंगे, ये नहीं हो सकता। लक्षद्वीप में भी ट्रॉपिकल रेनफॉल देखने को मिलता है, यहाँ भी नहीं हो सकता। पौंडीचेरी भी नहीं, सिर्फ हमारा लद्दाख ही होगा, लद्दाख में हमें देखने को मिलते हैं ग्लेशियर्स, तो यहाँ पे आपको मोरेन्स भी देखने को मिलेंगे। अब अगला पोर्ट्स से सवाल है, यहाँ पे हमको पता है कि क्या गिनती के हमारे 13 मेजर पोर्ट्स है, उनके बारे में कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक याद हो, ऐसे क्वेश्चन आराम से कर लोगे। हमें पता है जो हमारा गुजरात में कांडला पोर्ट है उसको दीनदयाल पोर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा था, कांडला पोर्ट। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना था, बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे।
अब अगला, ये हमारा रिवर्स को लेके, किस रिवर के बारे में है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में है। ये हमारे कहाँ से निकलती है? हमें पता है तिब्बत के पास से मानसरोवर लेक वहां पे है, वहां से निकलती है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है। और बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट दी है, इट टेक्स यू टर्न्स नियर नामचा बारवा एंड एंटर्स इंडिया थ्रू अ गॉर्ज, बिल्कुल सही है। ये वहां पे अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा हिल्स हैं, वहां से यू टर्न लेके इंडिया में एंटर करती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका आंसर भी सही है। और यही रिवर बाद में जाके हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर कहलाई जाती है, क्योंकि तिब्बत में तो इसको यांग से नहीं, तिब्बत में तो इसे दूसरे नाम से बुलाया जाता है, जैसे हम यारलुंग या सांगपो कहते हैं, और फिर इंडिया में आके इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। फिर ये अगला क्वेश्चन रॉक्स को लेके इजी सा वाले, हमें पता है 3 मेन टाइप्स के रॉक होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्नियस हमारी वोल्केनिक ओरिजिन की होती है, सेडिमेंट्री हमारी सेडिमेंट से मिलकर बनती है, और मेटामॉर्फिक हमारी हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण बनती है। वो इन्हीं के सेडिमेंट से ही, सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस के सेडिमेंट से ही बनती है। तो यहाँ पे बात हो रही है ग्रेनाइट और बसॉल्ट की, और ग्रेनाइट और बसॉल्ट दोनों ही इग्नियस रॉक से बनते हैं, यानी कि वोल्केनिक हमारे लावा से ही मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। अब ये क्वेश्चन सिर्फ, ये हमारा वैसे रेगुर सॉइल का है इसका आंसर। अब ये सेम क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, मतलब 10 से भी ज्यादा बार शायद मेरे ख्याल से सेम सवाल पूछा जा चुका है, बस थोड़ा घुमा के यही सवाल पूछ लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है ब्लैक सॉइल की, ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल सबसे अप्रोप्रिएट होती है कॉटन उगाने के लिए, ब्लैक सॉइल का नाम रेगुर सॉइल है। तो कभी पूछ लेते हैं सॉइल कॉटन के लिए कौन सी क्रॉप सबसे अच्छी है, ब्लैक सॉइल ले देंगे, रेगुर सॉइल ले देंगे, या पूछ लेंगे ब्लैक सॉइल पे कौन सी क्रॉप ज़्यादा अच्छी है, कॉटन पूछ लेंगे, ये या तो पूछ लेंगे ब्लैक सॉइल किस ओरिजिन की होती है, वोल्केनिक ओरिजिन की होती है। ये कुछ चीज़ पे ब्लैक सॉइल इनकी फेवरेट है, इसीलिए मैंने डाला है यहाँ पे, ब्लैक सॉइल पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। फिर ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछ रहा है वेस्टर्लीज क्या होती हैं। तो वेस्टर्लीज होती है हमारी परमानेंट विंड्स। ये हमें पता है अर्थ के ऊपर कुछ परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स होती हैं, उन प्रेशर बेल्ट्स के कारण कुछ हाई प्रेशर कुछ लो प्रेशर बेल्ट्स होती है, और हमें पता है हवाएं हाई टू लो चलती हैं, और ये परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स हैं, तो यहाँ जो हवाएं चलती हैं वो भी परमानेंट चलती हैं, पूरे साल चलती हैं, टेम्पररी नहीं होती। तो इसीलिए जो हमारी वेस्टर्लीज है ये हमारी एक परमानेंट विंड ही है। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं हमारे 25 क्वेश्चन। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। होप आपको समझ आया होगा, आपकी तैयारी में कुछ एडिशन ही हुआ होगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।